देख रहे हैं, तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। Right, let's ask चिंतामणि खारकने साहब। चिंतामणि खारकने साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे सेना के असली शिवसेना जो है, ऐसा वो बोलते हैं। चिंतामणि खारकने साहब नमस्कार। नमस्कार, आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, हर हर महादेव। जय महादेव। भवानी, जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। तो कारखाने साहब 22 जनवरी 12:22 प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है रामलला की। रामलला अपने घर लौटने वाले हैं 496 साल के बाद। बीजेपी कहती है 550 साल के बाद लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, और बहुत विशेषज्ञों को और विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जूझना, लड़ना या भारतीय जनता पार्टी को हराना चुनाव में असंभव होगा। कारखाने साहब देखो, ये सब नेता लोग भाजपा के जी राम का नाम लेके राजनीति करते हैं, जी बराबर है जी और राम उनका आदर्श है जी। अगर राम उनका आदर्श है तो राम के आदर्श के ऊपर वो लोग चलना चाहिए कि नहीं? सिंपल चीज है कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होने दो या कोई भी गवर्नमेंट का लेबर लॉस होने दो, जितना भी उनको संशोधन में चेंजेस करने का है, उसमें जनता का क्या कहना है वो नहीं सोच के ये लोग खुद की मनमानी कर रहे हैं और फिर भी राम का नाम ले रहे हैं। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा था कि उसने क्या किया कि एक ऑर्डिनरी धोबी ने कहा कि सीता माई के कैरेक्टर के बारे में कोई स्टेटमेंट किया। राम के जो दूत है, जो हेर खाता है उसका, उन्होंने राम जी को बताया कि सर्वसामान्य जनता ऐसी कहती है। सीता माई के बारे में एक धोबी ऐसा कहता है और वो धोबी के कहने से राम ने सीता को अग्नि दिव्य करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा राजा होना चाहिए। ये जनता पूरी आक्रोश कर रही है, अलग अलग मुद्दे के ऊपर जनता बहस कर रही है, जनता ये गवर्नमेंट को विरोध कर रही है, फिर भी बोलते हैं कि हम लोग राम के पद के ऊपर चल रहे हैं और राम राज्य लाना चाहते हैं। यही है क्या उनका राम राज्य? ये राम राज्य करने का तरीका है क्या? एक धोबी का वह जो बोल था उसके ऊपर अपने पत्नी को अग्निदिव्य करने के लिए राम जी ने लगाया और एक जनता के सामने और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण रखा और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग राम राज्य लाना चाहते हैं। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर की जो बात चली जी, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, अपोजिशन पार्टी लीडर होगा और एक एमपी होगा जो सत्ताधारी पक्ष का है। अभी मतलब वो तीन में से सुप्रीम कोर्ट का जज को कुछ वैल्यू नहीं है और दो आदमी उनके और एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा या अपोजिशन पार्टी लीडर रहेगा, तो उसको क्या है, मेजॉरिटी कैरी द पॉइंट। तो उसमें ये तो नामुमकिन चीज होगी। तो जिसके हाथ में लाठी उसकी भय, ऐसा ही उनको करने का है। और ये लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम के ऊपर अधिकार वो लोग बोल रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन ये बिल तो पास हो गया सर, अब तो एक्ट बन गया, आज पास हो गया। क्या हो गया? आज ये कानून पास हो गया सर। हाँ, कानून पास हो गया ना जी। उन्होंने बहुत सारे कानून पास किए हैं और उन्होंने बहुत सारे सुधारणा किए हैं। और आज जो एक नया इंसिडेंट जो न्यूज़पेपर में, और आज बोलेगा तो ये पिछले कई दिनों में जो न्यूज़पेपर में जो डिक्लेयर हो गया है, ये लोगों ने तो अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी करके एक किताब जनरल एमएम नरवणे का आ गया है। जनरल नरवणे, यस। और जनरल एमएम नरवणे अग्निपथ के ऊपर ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम है
उसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है। सेना अध्यक्ष जी। अग्निपथ के ऊपर उंगली उठाते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये अग्निपथ का स्कीम तो मिलिट्री ने लाया है, अग्निवीर, लेकिन ये जी स्कीम मिलिट्री ने नहीं लाया है, ये तो साबित अभी हो गया। जी और उसमें पूरी युवा को बर्बाद करने की ये स्कीम उन्होंने लाई है। उसके ऊपर खुद जो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्कीम लाई है, जो मिलिट्री के लिए जो स्कीम लाई है, लश्कर के लिए स्कीम लाई है, वो लश्कर प्रमुख कहता है कि वो स्कीम में उसका से कुछ नहीं था, उसे वो स्कीम मान्य नहीं थी। 20,000 रुपया पगार लेके 4 साल के लिए भर्ती करने का, और 4 साल के बाद में वो क्या करेंगे? बाद में तीनों दल ने अगर उसके ऊपर अपोजिशन दिखाया और अपोज किया तो 20,000 का 30,000 कर दिए। इसका मतलब क्या है? स्कीम तो वैसी ही है, थोड़ा पगार बढ़ा दिया। हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो गार्ड भर्ती होते हैं, जो सुपरवाइजर भर्ती होते हैं, उनको बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं रहता है। वो क्या एक्स मिलिट्री मैन नहीं रहते हैं, फिर भी उनको 15,000, 16,000, 20,000 तक पगार दिया जाता है बड़ी बड़ी सोसाइटी में। और यहाँ पे जिनके हाथ में देश की रक्षा करने का कमान उनके हाथ में दिया जाता है, वो सब सोल्जर को आप 4 साल के बाद में किधर भेजेंगे? और अगर मैं मानता हूं, अगर वो कानून बनाते हैं कि 4 साल के बाद में वो सोल्जर्स को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, तो मैं मानता था ठीक है भाई, 4 साल का विगरस ट्रेनिंग के बाद में 75% लोगों को जो मिलिट्री में नहीं रह सकते हैं, काबिल नहीं है, उनको पुलिस में भर्ती किया जाएगा जी। अगर ऐसा होता था तो शायद मैं ये स्कीम को मानता था। लेकिन ये स्कीम बोलेगा तो युवा को बर्बाद करने की स्कीम है, और ये खुद MM नरवणे अभी बोलते हैं। गवर्नमेंट समझना चाहिए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया वो तो समझना चाहिए, लेकिन लेबर लॉज को खत्म करने का, लेबर लेजिस्लेशन को खत्म करने का, और कोई भी मतलब मजदूर लोग जो कॉमन मैन है उसको कुचल देने का, और 8-10 इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में ये देश देने का, यही उनका कारस्थान है। ऐसा मुझे लगता है ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। कारखानी साहब, you know the India Alliance meeting took place 2-3 दिन पहले। जिस प्रकार से अलायंस मीटिंग हुआ, हर चीज का चर्चा हुआ वहां पर, कहा कि लोकतंत्र जिस प्रकार से खतरे में है, और 2024 में हमको सबको यूनाइट होके मोदी जी को हराना है। मगर वहां पर रियलिस्टिक बात उद्धव ठाकरे जी ने उठाया, बोले कि आपने अभी तक कन्वेनर अपॉइंट नहीं किया। दिस इज द बिगेस्ट इशू, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम, ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। 5 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा, और आज तक इंडिया अलायंस हैज नॉट अपॉइंटेड कन्वेनर। प्राइम मिनिस्टर में भी तरह तरह के विवाद हो गए। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी बोले कि प्रधानमंत्री शुड बी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बट द एलिमेंट्री थिंग, कन्वेनर भी अपॉइंट नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि अनड्यू डिले हो रहे हैं? बिकॉज यहां पर बीजेपी एक मिलिट्री डिसिप्लिन के हिसाब से, अपना प्लानिंग के हिसाब से रोज रैली, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, हर चीज लेके मई तक उनका प्लानिंग तैयार है। इंडिया अलायंस को जैसे उद्धव साहब ने हाईलाइट किया, यू डोंट थिंक वी आर स्लाइटली बिहाइंड, थोड़ा हम पीछे हैं? कारखानी साहब देखो, ये जो इंडिया अलायंस के लोग जो बोलते हैं ना, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें मतभेद है। लेकिन एक चीज में उनको, उसमें वो लोग एक चीज के ऊपर वो लोगों का मत एक हो गया है कि जो कॉमन मैन, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हीरो जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, ये क्वेश्चन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, बाजू में किनारे लग दिया कि कोई भी आदमी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी नहीं चाहिए, ये सबका अभी कहना है। मतलब यहाँ पे इतना देश को बर्बाद कर दिया है, इतना देश में धर्म में, जाति में, हर वर्ण में
इतना बर्बाद कर दिया है, देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ा दिया है, और बहुत बड़ी इकोनॉमी और वर्चस्ववाद और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी करके लोगों को प्रलोभन दिखा के गुमराह किया है। तो अभी ऐसे लोग नहीं चाहिए, ये लोग सत्ता में नहीं चाहिए, इसके ऊपर सबका एकमत हो गया है। चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनने दो, देखो प्राइम मिनिस्टर इज ए मेजॉरिटी पार्टी लीडर, मेजॉरिटी पार्टी आएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वजह से ये गलत प्रेसिडेंट हो गया है कि पहले नेता या पहले मुख्यमंत्री चुनो और प्राइम मिनिस्टर चुनो और उसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज ए मेजॉरिटी पार्टी लीडर, आर्टिकल 74 ये कहती है। तो आप ये लोगों को तो कॉन्स्टिट्यूशन ही मान्य नहीं है, इनको तो मनुवाद लाने का है, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देने का है। भारत में वर्चस्ववाद मनुवाद लाने के लिए उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं है। ये संघ का मुख्यालय में 2005 तक तिरंगा नहीं लहराता था, अभी यही लोग तिरंगे की बात करते हैं और घर घर तिरंगा की बात करते थे। अरे तुम खुद लोग तिरंगा नहीं फहराते थे, तिरंगा को विरोध करते थे, और ये आप तुम घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। ये उनका मगरमच्छ का आंसू है। इसके लिए मुझे ये लोगों को, क्योंकि ये लोग बोलेगा तो उनकी विचारधारा, इनकी विचारधारा किनारे लगाने चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और यही रास्ते के ऊपर इंडिया अलायंस चल रही है। काकड़े साहब, उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई में एक बहुत विशाल रैली निकाला, बहुत विशाल रैली निकला। भले इंडिया अलायंस के सब लोग थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ वगैरह थी, बट इट वाज टोटल डोमिनेशन बाय उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, पूरे भर गए थे। और धारावी वाले प्रोटेस्ट अगेंस्ट अडानी, तो बोले कि ये कट ऑफ डेट हमें राजी नहीं है, ये सर्वे जिस दिन होगा वो कट ऑफ डेट होना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि 500 स्क्वायर फीट शुड बी गिवन टू धारावी रेजिडेंस। उनका जो शिफ्टिंग है वो रेलवे लैंड में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर शिफ्टिंग, इन सिटू उनका शिफ्टिंग होगा। तो ये लोगों के लिए लड़ने के लिए उद्धव जी बाहर निकले, मगर फडणवीस साहब आलोचना करने लगे, एकनाथ शिंदे जी आलोचना करने लगे कि ये पूरे भीड़ जो थे, एक मुंबई के भीड़ नहीं थे, मुंबई के बाहर से भीड़ सब लेके आए थे, और ये टीडीआर के लॉबी उद्धव जी के पूरे रैली को फ्यूल कर रहे हैं, बिल्डर के बहुत बड़े लॉबी है जो उद्धव साहब को फ्यूल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि ये पॉलिसी उद्धव जी ने बनाया था और उद्धव जी विरोध कर रहे हैं। फिर अलग अलग पार्टी जैसे राज ठाकरे जी वगैरह आलोचना किए कि बहुत दिनों, इतने महीनों के बाद ये रैली निकालने का क्या मतलब है, तो आलोचना। तो हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? उद्धव जी का एक सक्सेसफुल धारावी प्रोटेस्ट कैसे देखते हो आप, खरकानी साहब? मैं अडानी जी के बारे में एक ही कहना चाहता हूं, उनको जो चाहिए वो करके लेते हैं, और गवर्नमेंट का 99.99% उनको सपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। इससे तो एक मालूम पड़ता है, तो गवर्नमेंट नाम मात्र है, ये देश चलाने का ठेका ये अडानी ने लिया है, ऐसा मालूम पड़ता है। देखो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर मैं कई बार गया हूं, जीवीके ने मुंबई एयरपोर्ट को खड़ा किया, लेकिन जीवीके के ऊपर अलग अलग आरोप लगा के, उसके पीछे इनकम टैक्स और ईडी लगा के उसको किनारे कर दिया गया, और सब एयरपोर्ट अडानी ने अपने हाथ में लिया। हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के अगेंस्ट में नहीं है, देश के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरी है, इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश उनके हाथ में देने का। आज अडानी साहब यहाँ पे सब देख रहे हैं, और उनके बाद में उनके बच्चे, उनके लड़के, उनके बेटियां अगर वो इंडस्ट्री संभालेंगे तो क्या वो खुद अडानी जैसा बात करेंगे?
इसमें विजयपथ सिंघानिया का एग्जाम्पल बहुत जनता के सामने है जी। विजयपथ सिंघानिया एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके बच्चों ने उसको रोड के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये क्या कहता है, ये जो हिस्ट्री कहती है वो क्या कहती है कि ये देश कोई एक आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये देश के ऊपर जनता का अधिकार है और जनता ही देश को तय करेगी। इसके लिए इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। ये जनता का पैसा जनता के हाथ में होना चाहिए, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट और कोई उद्योगपति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका फाउंडेशन फिसल गया तो पूरा देश का सत्यानाश हो सकता है। यही कहना है और इसके लिए अडानी अगर इंडस्ट्री डालेगा तो टाटा बिरला अडानी इसके ऊपर हमारा विरोध नहीं है, ये तो पैरेलल चलना चाहिए, लेकिन सबके ऊपर एक गवर्नमेंट का अंकुश होना चाहिए। 20% गवर्नमेंट का शेयर और 80% अडानी का शेयर ये हमें मंजूर नहीं है। ये धारावी का टीडीआर का जो घोटाला होने वाला है जी। क्यों नहीं धारावी के लोगों को, धारावी में ही इतना बड़ा लैंड है, उनको ही वहां पे उनको घर दिया जाएगा। अगर उनको दूसरी जगह पे घर दिया जाएगा तो जितना भी प्रोजेक्ट हो रहा है देश में, वो प्रोजेक्ट के लिए जिसका जिसका जमीन गया, जो जमीन के मालिक थे, अभी भी वो रो रहे हैं कि उनको पूरा कॉम्पनसेशन नहीं मिला है जी। उनको हटाया गया, वहां पे रोड बन गया लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। ये जो मुंबई गोवा का जो मार्ग है, महामार्ग है, वहां पे भी वही रोना है कि वहां के लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा और वो लोग रास्ते के ऊपर है। जो जितने भी रोड बन रहे हैं वो फार्मर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, तो ये जो धारावी के लोग हैं उनको घर मिलेगा, उसकी गारंटी कौन दे सकता है। तो इसके लिए ये लोगों के लिए एजिटेशन चल रहा है, धारावी के लोगों को धारावी में ही उनको घर दे दो। यही मांग कुछ गलत है ऐसा मुझे लगता नहीं। तो लैंड का आप क्या करने वाले हैं, ये लैंड को किसको देने वाले हैं? ये टीडीआर के बारे में लोगों को विश्वास में लिया है क्या? ये टीडीआर अगर पूरा अडानी ग्रुप को दिया जाएगा तो फिर कौन उसके लिए जिम्मेदार है अगर उसमें कुछ लोचा हो जाएगा तो? अगर ये डूब जाएगा, ये इंडस्ट्री डूब जाएगी, उसका क्या भरोसा है? बहुत सारी इंडस्ट्री डूब गई। मफतलाल इंडस्ट्री का एक जमाने में बहुत बड़ा नाम था, आज ठाणे बेलापुर पट्टी में मफतलाल का नामो निशान भी नहीं है। वो इंडस्ट्री चली गई, इंडस्ट्री बेचनी पड़ी। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो देश किसके हाथ में जाएगा? इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जनता का पैसा और जनता का भवितव्य जनता के हाथ में होना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट को ठोस कोई कदम उठाना चाहिए, जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया था। इसके लिए भले इमरजेंसी लाया, वो गलत कदम था, वो हम लोग मानते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उन्होंने ऑफिशियल इमरजेंसी लाया था, इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ये तो अनऑफिशियल इमरजेंसी ला रहे हैं। ये इमरजेंसी ऑफिशियल नहीं है, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, ये तो अनऑफिशियल इमरजेंसी है और उसके लिए हम सब लोग नाराज हैं। और ये जनता का पैसा जनता के ही हाथ में होना चाहिए। जमीन, पानी और जंगल, ये तीनों जनता के प्रॉपर्टी है और ये जनता की प्रॉपर्टी जनता के ही हाथ में होना चाहिए, हमारा कहना है, और उसके लिए ये लड़ाई चालू है। चिंतामणि काकानी साहब, अभी आपने कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो इंडिया अलायंस के डिमांड है पार्लियामेंट में, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड गिव अ स्टेटमेंट। 143 एमपीज को सस्पेंड किया है, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देना चाहिए। अमित शाह हैज टू रिजाइन बिकॉज इतना बड़ा पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, और डिस्कशन होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। और चौथा, जो बीजेपी एमपी है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो ये डिमांड
जो इंडिया अलायंस ने रखा है मोदी सरकार के सामने, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज द मोदी सरकार नॉट एक्सेप्टिंग? ये तो रीजनेबल डिमांड है, डिस्कशन डिबेट तो होना चाहिए। मोदी साहब बोलते कि डिस्कशन डिबेट लोकतंत्र का एक बड़ा आभूषण है, तो करनी और कतरी में यू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। व्हाई दे नॉट एक्सीडिंग टू डिमांड्स करकानी साहब? ये सब एपिसोड देखने के बाद में मुझे क्या याद आता है मालूम है? मुझे जॉर्ज पैटन याद आता है। जॉर्ज पैटन, जॉर्ज आपने पैटन picture देखा होगा जी। हाँ, वो पैटर्न में उसका एक कोट है, बहुत बहुत फेमस कोट है, नो बास्टर्ड हैव एवर वोन अ वॉर बाय डाइंग हिमसेल्फ फॉर द कंट्री, ही कैन मेक इट बाय द अदर पुअर डम बास्टर्ड टू डाई फॉर देयर ओन कंट्री। मतलब खुद मर के कोई भी युद्ध जीत नहीं सकता है, जो दूसरे को मरने के लिए लगाते हैं उससे वो युद्ध जीत सकता है। ये कौन बोल रहा है? एक मिलिट्री का सेकंड वर्ल्ड वॉर का जनरल बात कर रहा है। तो वही उसके ऊपर एक पिक्चर निकला था और पिक्चर में उसका कोट पहले ही दिखाते थे। अभी मुझे पैटर्न की याद आ रही है। मिलिट्री में इंटरफेरेंस, इंडस्ट्री में इंटरफेरेंस, लेबर लॉ में इंटरफेरेंस और पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस, ये सब देखने के बाद में अभी लोगों के हाथ में ये सत्ता नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। उनको इंडिया ये नाम बदली करने का है, क्योंकि उनको वी द पीपल ऑफ इंडिया यही वर्ड उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको मनुवाद लाने का है, उनको वर्चस्ववाद लाने का है, और ये तो ओपन सिगरेट हो गया है। इसके लिए बहुजन समाज को लुभा के, उनको डरा के, धमका के, साम दाम दंड भेद लगा के उनको अपने कब्जे में लेने का और मुट्ठी पर लोगों के हाथ में देश देने का और देश प्रेम की बड़ी बड़ी बात करने का, यही उनका एजेंडा है और वही एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन ये महान भारत देश है, यहाँ पे महायुद्ध हो गए, यहाँ पे युद्ध होने के बाद रामायण महाभारत जैसे युद्ध के बाद में भी ये देश चलता रह गया, क्योंकि लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास है और भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है, यही लोगों का कहना है। जो राम का नाम लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राम के आदर्श के विपरीत ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राम उनको सबक सिखाएगा। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से अभी चल रही है, जिस ताकत से अभी चल रही है, जिस संगठन से अभी चल रही है और जिस योजनात्मक तरीके से चल रही है, क्या इंडिया अलायंस उसका मुकाबला कर पाएगी? खारकनी साहब, देखो इनका जो संगठन है वो साम दाम दंड भेद के ऊपर ही चल रहा है। अभी जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा के 8 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करता है तुम्हारी फाइल ओपन हो रही है, और 8 दिन के बाद में उनके पार्टी में जाके उनके साथ में सत्ता बनाते हैं और उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये क्या राजनीति करने का तरीका है? मतलब डरा के धमका के लोगों को साथ में लेने के बाद ये लोग उनके साथ में नहीं रहेंगे। जब तक उनके हाथ पत्थर के नीचे है तब तक उनके साथ में है। जिस दिन इनके हाथ पत्थर के नीचे से निकल जाएंगे, वही पत्थर इनके सर में डाल के ये लोग उनके किनारे कर देंगे। ये ध्यान में रखो। भाजपा के लोग भी उनके ऊपर नाराज है। राजनाथ सिंह से लेके नितिन गडकरी से लेके जितने भी लोग बड़े बड़े नेता है वो इनके ऊपर नाराज है। ये तो साबित हो गया है। जो 3 स्टेट का इलेक्शन में उनको जो मिल गया, सत्ता मिल गई, वहां पे उन्होंने नए लोग लाए, पुराने लोगों को किनारे कर दिया। इससे ही मालूम पड़ता है कि उनको अभी पुराने लोग नहीं चाहिए। वही पुराने लोग इनके अगेंस्ट में एक दिन खड़े रहेंगे। और देखो, शायद 24 में जो इलेक्शन हो रहा है, अगर इन्होंने इलेक्शन करने का सोचा तो, क्योंकि मुझे एक डाउट है, अभी जिस दिन से मतलब 4-5 दिन से कोरोना का न्यूज बहुत बड़ी
पैमाने पे आ रही है। जी। कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है करके ये जो न्यूज आ रही है ना, मुझे डाउटफुल लगता है कि ये लोग कोरोना का एक बहाना करके इलेक्शन भी पोस्टपोन कर सकते हैं। स्टेट का इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन, ये सब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी कोरोना का बहाना करके ये लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता से हटने का नहीं है। इनके ऊपर दबाव है कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बदली करो, और वीवीपैट खाली गिनने का ये मंजूर नहीं है। उसके बदले बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन ले लो। अगर अमेरिका जैसा कंट्री में बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं? और ये जो मशीन जो है ये मशीन को अगर हम चांद के ऊपर जा सकते हैं, और चांद के ऊपर कितने सेकंड के ऊपर हमारा यान उतरेगा और क्या क्या करेगा, ये जो हम अगर रिमोट से कर सकते हैं, तो हमारा ये जो मशीन है वो मशीन को क्यों नहीं हम लोग मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये मशीन को ऐसी तरीके से मैनेज करेंगे, 2-3% के ऊपर ये लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। मतलब हमारी सीट जाएगी तो थंपिंग मेजोरिटी से ये लोग हर सीट जीत के नहीं आएंगे। ये 2000, 5000, 10,000 से चुन के आएंगे, क्योंकि ये भी वो कर सकते हैं। जनता को डाउट नहीं आना चाहिए कि ये लोगों ने मशीन को मैनेज किया है, ये डाउट नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी क्लेवर पीपल। वो जो क्लेवर है ये तो उसको तो मानना पड़ेगा। इजराइल का ही उनके सामने एक उदाहरण है। इजराइल के एग्जाम्पल के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। पैलेस्टाइन के ऊपर इतना सा छोटा सा एरिया इजराइल को मिला था, आज पूरा इजराइल उसने ऑक्यूपाई कर दिया, और गाजा पट्टी में ये जो पैलेस्टाइन लोग थे उनको डाल दिया और उनको बंदिश कर दिया। यही करने का इनका इरादा है। और जो हिटलर ने किया था, हिटलर ने जो किया था वही लाइन के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। यही लाइन हिटलर ने यही किया था। गोबेल्स नीति, जनता को गुमराह करने का, जनता के सामने नॉन इशू के ऊपर बहुत सारी चीज लाने का। अभी देखो, अभी ये जो न्यूज आ रहा है, ये न्यूज में क्या आ रहा है कि पाकिस्तान का हमारे सामने एक बड़ा चुनौती आ रही है। चीन की चुनौती आ रही है, और हमारे ऊपर एक्सट्रीमिस्ट अत्याचार करने वाले, हल्ला करने वाले हैं। ये जो अभी आईसिस का और इसका उसका ये जो नाम लेके काम कर रहे हैं ना, यही काम उनका इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है। हमें धोखा है हिंदुओं की वजह से। हम हिंदुस्तानी लोग, 80 करोड़ हिंदुस्तानी लोग खतरे में अगर है तो इनके वजह से खतरे में है। हमें दूसरे धर्म का खतरा नहीं है कि 700 साल तक मुस्लिम लोगों ने, मोगलों ने हमारे ऊपर राज किया। हमारा हिंदुस्तान और हिंदू कम्युनिटी खतरे में नहीं थी। लेकिन अभी ये हिंदुत्ववादी सरकार जो बोलती है, उनके वजह से हम लोग खतरे में गए हैं, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए हिंदू धर्म के नाम के ऊपर वर्चस्ववाद लाने का और कई मनुवादी लोगों के हाथ में देश का दौर देने का, यही उनकी इच्छा है, यही उनका संकल्प है। खड़कनी साहब, you want to talk something about एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से अन्ना हजारे से बात किया और बोले कि आपका सपना हमने पूरा कर दिया है, हमने लोक आयुक्त बिल पास कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अभी सीएम और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस पर एक्ट के परव्यू में आ गया, दे कैन बी ओपन टू प्रोसिक्यूशन। एंड हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज
आपने हमेशा क्रिटिसाइज किया इस सरकार को, ट्रिपल इंजन सरकार को। आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर की सरकार है, ये घटना बाह्य सरकार है, ये नेक्सस इनका बहुत बड़ा है कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर से, एक 100% करप्ट सरकार है। नाउ दिस करप्ट सरकार टॉकिंग टू अन्ना हजारे एंड कन्विंसिंग हिम दैट वी हैव फुलफिल्ड योर ड्रीम, हाउ डू यू सी दैट खड़करी साहब? अन्ना हजारे खुद परेशान है। आज अन्ना हजारे की कंडीशन क्या है? कोई उनको मानता है कि देश में, आज देश में अन्ना हजारे मतलब ये क्या है, एक बैकडेटेड हिस्ट्री का नाम लेके कुछ भी करने का, यही बराबर नहीं है ना। अन्ना हजारे को ये लोगों ने किनारे लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग करके कांग्रेस को, सत्ता को खत्म करके पूरे देश में अन्ना हजारे का उपयोग करके अभी उनको साइड ट्रैक करके राणेगंज सिद्धि में बिस्तर के ऊपर उनको बिठा दिया। उनका कौन मानता है? अगर अन्ना हजारे कोई आंदोलन का अभी बात करेंगे तो उनको कोई मानेगा क्या? उनके पीछे कोई जाएगा क्या? ये लोगों ने उनको किनारे लगा दिया। अन्ना हजारे जी के साथ में जितने भी लोग थे, या तो उन्होंने अलग पार्टी बना दिया या वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके लिए अन्ना हजारे, और वो लोग अन्ना हजारे का शहादत चाहते थे। मैं तो उनके ऊपर आरोप लगाता था कि अन्ना हजारे अच्छा हो गया वो जो आंदोलन से बाहर निकल गए, लेकिन उपोषण करके, उपवास करके अन्ना हजारे का अगर कुछ हो जाता था, शहादत हो जाता था, तो उसके ऊपर ये लोग राजनीति करके अन्ना हजारे को कुचल डालते थे। इसके लिए अन्ना हजारे का एग्जिस्टेंस अभी ये देश में नहीं है। उनका नाम लेके कोई राजनीति कर नहीं सकता है, क्योंकि जो जो उन्होंने कहा, वो तो अन्ना हजारे तो मिलिट्री का आदमी है। अग्निपथ के ऊपर उन्होंने एक शब्द निकाला था क्या? नहीं। अग्निपथ के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट किया था क्या? क्योंकि अभी को कमेंट करके उनका सुनेगा कौन? अभी उनका सुनने वाला ये देश में नहीं है। एक लहर उनके नाम के ऊपर उनका पुतला खड़ा करके, खेत में कोई एक पुतला खड़ा करते हैं ना कि पंछी आते हैं वो पंछी भाग जाएंगे, वैसा उनका पुतला एक खड़ा करके ये देश में सत्ता बदल हो गया और फिर उसमें उनको बाजू में जाके रख दिया। यही अन्ना हजारे की हकीकत है। राइट, थैंक यू सो मच गणेश चिंतामणि खड़करी साहब। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। जबरदस्त सर गणेश खड़करी साहब। लेकिन आज आपने कोई श्लोक नहीं सुनाया। श्लोक आज की स्थिति को लेकर के आज आपने कोई श्लोक नहीं सुनाया। वो अगर सुनाते थे तो सोने पे सुहागा। देखो, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है जी, उसके बारे में एक सुभाषित अभी उसके लिए लागू होता है। शरदी न वर्षति गर्जति, न वर्षति गर्जति न गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघा। मतलब जो मेघ है वो वर्षा ऋतु में गर्जना नहीं करते हैं, वो वर्षा करते हैं, मतलब बारिश आ जाती है जी। लेकिन शरद ऋतु में यही मेघ सिर्फ गर्जना करते हैं, वर्षा नहीं होती है, बारिश नहीं आती है। वैसा नीचो वदति न करुते न वदति साधु करो तेव। नीच लोग है जो वो गर्जना करते हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, हम पैसा लाएंगे, हम स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे, काला धन जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कमर टूट जाएगा, नेक्सलिस्ट मूवमेंट बंद हो जाएगी। ये उनकी गर्जना है। ये गर्जना शरद ऋतु का जो मेघ गर्जना करता है ना, उसकी गर्जना है। वर्षा आके, बारिश आके देश को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है, ये तो प्रूव हो गया है। जो ना समझ लोग हैं यही उनके पीछे अभी जाएंगे, थोड़ा टाइम जाएंगे। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग जो उनके पीछे उनका ये जय जयकार कर रही है और ये है तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है करके जो बता रहे हैं, ये थोड़ी टाइम के लिए इनकी गर्जना है। क्योंकि बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ता है, तो लोग ये शरद ऋतु को नहीं मानते हैं, वर्षा ऋतु को ही मानते हैं। वर्षा आने वाली है,
इंडिया अलायंस के वजह से वर्षा ऋतु में बारिश आएगी और ये देश संपन्न होगा। ये देश की सत्ता देश के लोगों के हाथ में रहेगी, ना कोई उद्योगपति के हाथ में रहेगी, ना कोई नेता के हाथ में रहेगी, और कलेक्टिव डिसीजन होगा। पार्टिसिपेटिव जो लोकशाही रहती है, डेमोक्रेसी रहती है, वैसी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे रहेगी। यही हमारी मांग भगवान के प्रति है और ये प्रभु रामचंद्र उनको सुबुद्धि दे दे। और खाली मंदिर बना के काम नहीं होगा जी। प्रभु रामचंद्र के पाथ के ऊपर चलने के लिए उनको सुबुद्धि मिले। और कांग्रेस मुक्त भारत और ये मुक्त भारत और शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र, ये सब स्लोगन से काम नहीं चलेगा। लोगों को साथ में लेके काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी का आदमी ये देश का सिटीजन है और ये देश के सिटीजन के वजह से देश बनता है, ना कोई पार्टी के वजह से ये देश बनता है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। चिंतामणि खालकरे साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। थैंक यू सर।